Good afternoon, all of you. Ma'am, cannot we shift to YouTube? This application is not so user friendly. Oh, it's okay बेटा, थोड़े दिनों में यूज टू हो जाओगे. नई नई चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए ना. और 24 आवर्स में वैसे YouTube पे भी आ जाया करेगा वीडियो. सर से मेरी अभी बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि YouTube पे भी थोड़ी देर में आ जाया करेगा. ठीक है मैम, आपने यूनिट 1 में एनवायरनमेंट टॉपिक स्किप. नो बेटा, एनवायरनमेंट टॉपिक में स्किप नहीं किया था, बल्कि एनवायरनमेंट के बारे में मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो बाहर से हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं, बच्चे के ऊपर बाहर से प्रभाव डालते हैं. जब आप एनवायरनमेंट एक्सप्लेन करेंगे तो मैंने बताया था उसमें एनवायरनमेंट दो तरह का आएगा, बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ. बिफोर बर्थ में आएगा जन्म से पहले का वातावरण, उसमें मदर की फिजिकल हेल्थ और मदर की मेंटल हेल्थ आ जाएगी. और उसके बाद एनवायरनमेंट आफ्टर बर्थ में न्यूट्रिशनल डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द हाउस, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में कवर अप होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बताए थे. इसलिए मैंने जब दोबारा आया था वहां मैंने इसे मतलब छोड़ दिया था. इमोशनल डेवलपमेंट भी हमने किया था. इमोशंस का मतलब क्या होता है? इमूवियर टर्म से निकला है, डराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है हमारे संवेग, उत्तेजित होना, उत्तेजित होने की अवस्था. उसी को मैंने इमोशनल डेवलपमेंट बताया था. तो ये इतना ज्यादा अभी नहीं करना, आगे कहीं पे आएगा तो तब हम इसको कवर अप करेंगे, लेकिन एनवायरनमेंट वाला टॉपिक तो अच्छे से करना है. ओके, पेज नंबर आज की क्लास का हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं. ये मैंने जो पीछे कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों ने पूछी हैं वो बेटा मैंने डिस्कस की हैं. सोना, आज का पेज नंबर है. आज वैसे आप सीधा यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, यूनिट 2 से बिगिन होना है. हमने यूनिट 1 बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है. इसी तरह से व्हाट अबाउट मीडिया. मीडिया भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये अपने आप पढ़ना है क्योंकि मीडिया में ऐसा कुछ होता ही नहीं है. मास मीडिया का बच्चों के ऊपर इफेक्ट, यानी टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, इन चीजों का इफेक्ट, ये आपने जनरल क्वेश्चन है ऐसे स्टाइल का, तो आप इसको बस एक रीडिंग कर लेंगे पेपर के लिए, दैट्स इट. ठीक है, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून नीतू, ऑल ऑफ यू वेरी 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 गुड आफ्टरनून. मैं लेक्चर यहाँ होगा, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली, अब ये क्लास यही हुआ करेगी. यस पायल, आप ये क्लास अब यही हुआ करेगी. और इसके बाद 24 आवर्स में आपका जो लेक्चर हो रहा है यहाँ, वो यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी क्लास. ठीक है, सो अभी तो फिलहाल यहीं पर हो रही है. एनी अदर क्वायरी? सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. हाँ, आप ये क्लास दोबारा यूट्यूब पर देख लेंगे. ठीक है, देख पाएंगे. ऑफलाइन क्लास के लिए बेटा आप रशी आप ऑफिस में बात करें, ऑफलाइन क्लास की इंफॉर्मेशन आपको ऑफिस से मिलेगी. और वैसे तो अब सारी क्लासेस स्कूल्स में भी स्टार्ट हो रही हैं, सो आई होप सो स्टार्ट होनी चाहिए जल्दी से. सो जस्ट यू आस्क द सर और आपको पता लग जाएगा इसके बारे में. तो आई होप सो मैंने सारी क्वायरीज क्लियर कर दी हैं. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो यूनिट 2 हम आज स्टार्ट करेंगे. आज की क्लास में बिल्कुल बिगनिंग, जहां से यूनिट 2 बेटा आपकी स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल वहीं से ही आपने जो है वही पेज नंबर है. जैसे इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 98 और हिंदी मीडियम में पेज नंबर 153 से हमें स्टार्टिंग करनी है. ठीक है, सो जो अब आपकी यूनिट नंबर 2 है ना बेटा, यूनिट नंबर 2, इसमें हमारे सारे शॉर्ट नोट्स हैं. इस यूनिट में हमारे सारे शॉर्ट नोट्स हैं. तो जो पहले हम शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं बेसिकली वो आपके 4 से 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो अलग अलग टॉपिक्स हैं जो एक टीचर के लिए समझना जरूरी होता है, और उनको समझकर ही हम बच्चों को जो है उस तरह से अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं. तो जैसे इसमें इन्होंने पहला टॉपिक दिया है इंडिविजुअल डिफरेंस. दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताएं. हम बड़ा कैजुअली ये बात बोलते हैं कि कोई भी दो लोग दुनिया में एक जैसे नहीं होते, एक समान नहीं होते. तो जब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं तो टेक्निकल भाषा में हम देखें तो समूह के सदस्यों में अंतर पाया जाता है, ग्रुप के लोगों में डेविएशंस होते हैं, और ये जो डिफरेंसेस, ये जो डेविएशंस होते हैं वो फिजिकल टर्म्स में भी दिखाई देते हैं और मेंटली भी दिखाई देते हैं. कोई भी दो लोग एक तरह से निर्णय नहीं लेते हैं, कोई भी दो लोग शारीरिक रूप से
एक जैसे नहीं होते हैं। इस डिफरेंस को स्टडी करना, इस डेविएशन को स्टडी करना ही इंडिविजुअल डिफरेंस में आता है। क्योंकि अगर टीचर सब बच्चों को एक जैसा कंसीडर करने लगे, एक जैसे टीचिंग मेथड अप्लाई करने लग जाए, एक जैसा सबको पढ़ाने लग जाए, तो वहां पर क्या होगा कि आप हर बच्चे को उसकी इंडिविजुअल जो नीड्स हैं उनको आप पूरा नहीं कर पाएंगे, उनकी जो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्टडी करें और हर बच्चे की उस आवश्यकता को पहचान सके जो उसकी जरूरत है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसे एजुकेट कर सके। तो उसके लिए हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, तो हर कोई जो होता है अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग होता है। कोई शारीरिक रूप से, हमारे किसी के भी चेहरे एक जैसे नहीं होते। अगर आप मेंटल लेवल पर देखें, मेंटल एस्पेक्ट को स्टडी करें, मानसिक पहलू के बारे में बात करें, तो भी आप देखेंगे कोई एवरेज चाइल्ड होता है, कोई अबव एवरेज होता है, कोई बिलो एवरेज होता है। अगर सामाजिक दृष्टि से देखते हैं तब भी कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते, सबके एडजस्टमेंट्स के तरीके अलग अलग होते हैं। इस डेविएशन को स्टडी करना ही इंडिविजुअल डिफरेंस में कवर अप होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक डेफिनेशन बात करेंगे। राशि यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है बेटा। यूनिट नंबर 2 से शुरुआत हो रही है। पेज नंबर हिंदी मीडियम में 153, इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 98। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंस? वैयक्तिक भिन्नताओं से आप क्या समझते हैं? तो इसकी एक परिभाषा हम बात करें जेम्स ड्रेवर के अनुसार, औसत समूह के मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूहों के सदस्यों के रूप में भिन्नता या अंतर को वैयक्तिक भेद कहते हैं। यानी फिजिकल टर्म्स में भी अगर हम देखें तो भी आप ऑन एन एवरेज देखते हो कि कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते, और मेंटल लेवल पर अगर आप देखते हो, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप देखते हो तो भी कोई अबव एवरेज होता है, कोई बिलो एवरेज होता है और कोई सिर्फ एवरेज होता है। तो वहां पर भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इस डिफरेंस को स्टडी करना ही इंडिविजुअल डिफरेंस में आता है। इंग्लिश मीडियम में भी देखो ये डेफिनेशन दी हुई है पेज नंबर 98 पर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर डेविएशंस फ्रॉम द एवरेज ऑफ ग्रुप। जो भी ग्रुप के एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अगर उससे जो अंतर दिखाई देता है उनमें किसी में कोई विशेषता होती है, किसी में कोई विशेषता नहीं होती है, तो जिसकी वजह से हर दो लोग एक दूसरे से अलग अलग होते हैं विद रेस्पेक्ट टू मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। चाहे शारीरिक रूप से इन विशेषताओं की बात करो और चाहे मानसिक रूप से इन विशेषताओं की बात करो, अकरिंग इन द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, जो एक इंडिविजुअल मेंबर में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसी अंतर को स्टडी करना इंडिविजुअल डिफरेंस में काउंट किया जाता है। सो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस का अर्थ। अब देखो, अगर हम बात करते हैं इसके स्कोप और फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि किस किस एरिया में हम इंडिविजुअल डिफरेंस को स्टडी कर सकते हैं, या किस किस एरिया में हम जो है इंडिविजुअल डिफरेंस हम बात करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात करते हैं, तो एक होता है पहला इसका एरिया होगा। ये आप इसका जब मीनिंग बताएं तो एरिया आप इसी में बता सकते हैं। तो इसका जो एरिया है वो पहला क्या होगा? फिजिकल डिफरेंस, शारीरिक भिन्नता। फिजिकल डिफरेंस, शारीरिक भिन्नता। तो जो सबसे पहला अंतर पाया जाता है, जैसे कोई शारीरिक रूप से कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई छोटा होता है हाइट में, कोई लंबा होता है, कोई फिजिकली डेविएटेड होता है। तो देयर आर वेरियस डिफरेंसेस जो फिजिकल टर्म्स में, जिसकी वजह से कोई भी दो लोग एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेंटल डिफरेंसेस, जो हमने ऑलरेडी बात कर ली। मानसिक भिन्नताएं, कोई भी दो लोग मानसिक रूप से एक जैसे नहीं होते, कोई एवरेज चाइल्ड है, कोई अबव एवरेज है, कोई बिलो एवरेज है। सो हर बच्चा जो है अलग अलग तरीके से उनमें मेंटल डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। फिर आ जाता है तीसरा डिफरेंस यहाँ पर, इमोशनल डिफरेंस। बेटा तीसरा डिफरेंस क्या आ जाता है? इमोशनल, संवेगात्मक अंतर। सो संवेगात्मक अंतर का मतलब क्या होता है? संवेगों में अंतर। संवेग मतलब इमोशंस, हंसना, रोना, गुस्सा करना, डरना, घबराना, ये सब हमारे अलग अलग इमोशंस हैं। और कोई बच्चा हंसमुख होता है, कोई बच्चा चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, कोई उदास रहता है। सो ये इमोशनल डिफरेंसेस की वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। अगला जाता है डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। डिफरेंस इन इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स, रुचि और अभिरुचि में अंतर।
या दृष्टिकोणों में अंतर। तो लोगों जो बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनके इंटरेस्ट एरिया सबके अलग अलग होते हैं। किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, किसी को डांस में इंटरेस्ट होता है, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को प्ले में, एक्सरसाइज में, किसी को जंपिंग में, मतलब किसी को खेल कूद में, हर एक का, किसी को स्टडीज में। सो हर एक के इंटरेस्ट एरियाज अलग अलग होते हैं और हर एक के एटीट्यूड्स जो लाइफ के लिए होते हैं वो भी किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से भी डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। फिर डिफरेंस इन लर्निंग, लर्निंग में डिफरेंस, अधिगम में अंतर। कोई बच्चा किसी काम को बहुत 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 जल्दी सीख लेता है, बहुत जल्दी याद कर लेता है, और कोई बच्चा चीजों को देर से सीखते हैं, देर से लर्न करते हैं, जिसकी वजह से भी लोगों में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। रोहित, पेज नंबर इंडिविजुअल डिफरेंस का इंग्लिश मीडियम में 98 और हिंदी मीडियम में 155 चल रहा है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस इन स्पेशल एबिलिटीज। डिफरेंस इन स्पेशल एबिलिटीज, हर बच्चे की स्पेसिफिक एबिलिटीज कुछ ना कुछ जरूर होती हैं। कोई डांस में बहुत अच्छा होता है, कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा होता है। तो ये जो स्पेसिफिक एबिलिटीज होती हैं उसकी वजह से भी बच्चे जो है वो दूसरे बच्चों से अलग दिखाई देते हैं। फिर डिफरेंस इन कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब चरित्र। कोई सही रास्ते पर चलता है, कोई गलत रास्ते पर चलता है, किसी के लिए कोई चीज अच्छी होती है, किसी के लिए कोई चीज बुरी होती है। तो जिसकी वजह से हर बच्चे का चरित्र, हर व्यक्ति का चरित्र अलग अलग होता है। फिर डिफरेंस इन पर्सनालिटी, अगला डिफरेंस किस चीज का आता है? पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व में अंतर पाया जाता है। व्यक्तित्व कई तरह के हो सकते हैं। जैसे अगर हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं तो जुंग के अनुसार जो है व्यक्तित्व 3 तरह का होता है, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयनिष्ठ। तो जो बहिर्मुखी होगा वो एक्सटर्नल वर्ल्ड, सोशल एस्पेक्ट उसका ज्यादा अच्छा होगा, और जो अंतर्मुखी होगा वो थोड़ा सा आइसोलेट रहेगा, वो अपने डिसीजंस अपने आप से लेगा, ज्यादा किसी को इन्वॉल्व नहीं करेगा, आइसोलेट रहेगा। सो हर एक की पर्सनालिटी अलग अलग होने की वजह से भी डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। फिर कल्चरल और जियोग्राफिकल वेरिएशंस, कल्चरल एंड जियोग्राफिकल वेरिएशंस। नाउ कल्चरल और जियोग्राफिकल वेरिएशन, सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषताएं। सो सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषताओं में क्या आ जाता है? जैसे संस्कृति, हम अलग अलग संस्कृति से बिलोंग करते हैं, अलग अलग मतलब जलवायु, ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं हमारे। जैसे कोई यूएसए में रहता है, कोई इंडिया में रहता है, और वहाँ की जलवायु, वहाँ का रहन सहन, रीति रिवाज, आदतें, बिहेवियर्स, ये सब चीजें अलग अलग होती है, जिसकी वजह से भी दो लोग सेम नहीं होते हैं। फिर डिफरेंस इन मोटर एबिलिटीज, डिफरेंस इन मोटर एबिलिटीज। मोटर एबिलिटीज का मतलब क्या हो जाता है? गत्यात्मक योग्यताएं। तो गत्यात्मक योग्यताओं में भी अंतर पाया जाता है, गति में अलग अलग अंतर पाया जाता है। कोई तेज दौड़ता है, कोई धीरे दौड़ता है, कोई जल्दी चलना नहीं सीखता, कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है, कोई बच्चे भारी चीजों को, भारी कामों को आसानी से कर लेते हैं, भारी चीजों को जल्दी से पुश कर लेते हैं, कोई देर से पुश कर पाते हैं। तो इस तरह के जो अंतर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोटर एबिलिटीज में डिफरेंस। ठीक है, फिर समायोजन में अंतर पाया जाता है। समायोजन का मतलब एडजस्टमेंट डिफरेंस होते हैं। कोई बच्चे किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में फटाफट से एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन कोई बच्चों को एडजस्ट करने में समय लगता है। फिर सेक्स डिफरेंस, तो एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस होता है, बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस होता है, फिजिकल डिफरेंस होता है। तो ये जो डिफरेंस है वो एक अलग, जो जिसकी वजह से डेविएशंस दिखाई देते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, ये हो गया हमारा एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल। इन टाइप्स के बेस पर ही एरियाज बने हुए हैं बेटा। जो टाइप्स होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के, या किसी भी चीज के जो टाइप्स होते हैं, मेन टाइप्स होते हैं, मुख्य प्रकार होते हैं, उनके आधार पर ही उसके क्षेत्रों का वर्णन किया जाता है। इज इट ओके? इतनी बात समझ में आ गई? सो यहाँ जो टाइप्स की हम बात करेंगे, तो अगर हम इसके टाइप्स को बात करते हैं तो बेटा इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, वन इज इंट्रा
इंडिविजुअल डिफरेंस, और दूसरा टाइप होता है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस और इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, इसे बोलते हैं अंतः वैयक्तिक भिन्नताएं। हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतः वैयक्तिक भिन्नताएं। और इसे क्या बोलते हैं? अंतर वैयक्तिक भिन्नताएं। अंतर वैयक्तिक भिन्नताएं, ठीक है। सो ये दो तरह के डिफरेंसेस होते हैं, दो तरह के टाइप्स होते हैं। इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है जब हम अपनी योग्यताओं को देखते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को देखते हैं, अपनी जो हमारे ट्रेड्स हैं उनको देखते हैं, तो हमारे जो कोई भी ट्रेड्स हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं। जैसे कि हो सकता है हम इंग्लिश में अच्छे हों और हिंदी में कम अच्छे हों और मैथ्स में एवरेज अच्छे हों, तो हर बच्चे के अगर अपने क्वालिटी ट्रेड्स जो भी होते हैं उनमें भी डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे टाइम टू टाइम हमारा जो डिफरेंस है हमारी हेल्थ में भी कह लो चाहे फिजिकल, वो भी अलग अलग होता है। कभी कभी हम साउंड होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। और या फिर हम देखते हैं, अगर हम अपने डिफरेंसेस को देखते हैं तो कभी हमारे किसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं, किसी में अच्छे नहीं आते हैं। तो इस तरह का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रा। जो हम अपने ही क्वालिटी ट्रेट्स में वेरिएशन देखते हैं उसे हम बोलते हैं इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द डिफरेंसेस फाउंड इन द मेजरेबल पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति के जो मापन योग्य व्यक्तित्व के गुण होते हैं उनमें जो अंतर पाया जाता है उस अंतर को हम क्या बोलते हैं? अंतः वैयक्तिक अंतर कहते हैं। इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तियों में जो अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है, स्वयं की भिन्नताएं, जो आपकी अपनी ही अलग अलग क्षेत्रों की भिन्नताएं हैं, उन भिन्नताओं को हम इंट्रा यानी कि अंतः वैयक्तिक भिन्नताएं कहते हैं। और दूसरा इसमें क्या आ जाता है बेटा? इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, अब इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? जब हम कंपेयर करते हैं एक व्यक्ति के गुणों को दूसरे व्यक्ति के गुणों से, तो उसे हम बोलते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, जब हम डिफरेंस कौन सा देखते हैं? एक व्यक्ति के क्वालिटी ट्रेट्स को कंपेयर करते हैं दूसरे व्यक्ति के क्वालिटी ट्रेट से, तो उसे हम बोलते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। ये अगर आपको पेज नंबर इसका इंग्लिश मीडियम में 102 पे दिया हुआ है टाइप्स, और हिंदी मीडियम में 156 पर ये टाइप्स दिए हुए हैं नीचे, ठीक है। तो इंट्रा का मतलब क्या हो गया? अपनी खुद के क्वालिटी ट्रेट्स, उनमें डिफरेंस होता है। और जब हम बात करते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस की, तो जब हम एक पर्सन के क्वालिटी ट्रेट्स को दूसरे पर्सन के क्वालिटी ट्रेट से कंपेयर करें, जैसे कि कोई भी दो बच्चे मैथ्स में एक जैसे नहीं होते, इंग्लिश में एक जैसे नहीं होते, सो वो जो डिफरेंस स्टडी करते हैं वो इसमें आता है, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस में काउंट किया जाता है। अच्छा बेटा, ये आप लोग अपना वो डिस्कस कर रहे हैं, क्लास कहाँ चल रही है? चलो ठीक है, कोई क्वेश्चनिंग तो नहीं है ना? मैं आगे मूव करती हूँ, ठीक है। इंट्रा रिपीट कर दो। इंट्रा का मतलब है जब हम अपने ही अलग अलग गुणों मतलब एक व्यक्ति के अपने ही जो ट्रेट्स होते हैं उनमें जो डिफरेंस होता है, अगर हम उसको देखते हैं, उस डिफरेंस को स्टडी करते हैं, तो वो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस आएगा। इज इट ओके? इंट्रा का मतलब समझ में आया? खुद ही अपने अलग अलग क्वालिटी ट्रेट्स को हम स्टडी करते हैं, जो हमारे, जैसे मैंने अभी बताया आपको एग्जांपल, मैथ्स में एक बच्चा अलग होता है, इंग्लिश में अलग होता है, हिंदी में अलग होता है, तो ये जो डिफरेंस होता है इसे हम इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। सभी व्यक्तियों की जो, जैसे हमने इसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ी है ना, तो जिसमें हम कहते हैं कि बुद्धि हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं होती है, तो अलग अलग फील्ड्स में, जैसे किसी के पास वर्बल इंटेलिजेंस अच्छी होती है, किसी के पास मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अच्छी होती है,
तो जिसकी वजह से हर व्यक्ति हर फील्ड में एक जैसा नहीं होता। तो वहां जो डिफरेंस हम स्टडी करते हैं उसे हम इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। और इंटर क्या होता है? जब हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कंपेयर करते हैं। ये अभी बेटा यूट्यूब पे रोहित शो नहीं हो रही है क्लास, बट 24 आवर्स के बाद ये यूट्यूब पे भी शो हो जाएगी, ठीक है क्लास। तो आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंस? जेम्स जेवर की डेफिनेशन मैंने बताई है, फिर मैंने उसके एरियाज बताए हैं, और वो जो एरियाज आपने पढ़े हैं वो इन टाइप्स के बेस पर ही हैं। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कॉजेज, इसके कारण क्या होते हैं? कोई भी दो लोग एक जैसे क्यों नहीं होते? इसके कारण क्या क्या होते हैं? जैसे हिंदी मीडियम में पेज नंबर 157 पर दिया है और इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 99 पर दिया हुआ है। कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या कारण होते हैं? कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं? जैसे इन्होंने हेरिडिटी दिया हुआ है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हमारा जो वंशानुक्रम में जीन्स हैं, जिसकी वजह से जैसे यहाँ पर हेरिडिटी में एक लॉ आ जाता है कि सेम लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, तो जिसमें हम सिमिलर होते हैं। जैसे गोरे माता पिता के बच्चे गोरे, काले माता पिता के बच्चे काले। काउ गिव बर्थ टू अ किट, मतलब काफ, और यहाँ पर इन्होंने बताया जैसे कैट गिव्स बर्थ टू अ किटन। सो ये लॉ है, ठीक है। और लेकिन हम देखेंगे कि जब व्यक्ति का जन्म होता है, बालक का जन्म होता है, तो वहां पर भी मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो सिमिलर होते हैं, बट वहीं सिमिलैरिटीज के साथ साथ डिसिमिलैरिटीज भी होती हैं। जैसे कई बार गोरे माता पिता के बच्चे काले होते हैं, या आंखों का रंग अलग होता है, या बालों का रंग अलग अलग होता है, या हमारे शारीरिक विशेषताएं अलग अलग होती हैं, जिसकी वजह से, और कई बार हेरिडिटी की वजह से ही सेक्स डिटरमिन होता है, और सेक्स भी एक एरिया है जो डिफरेंस का कारण बनता है। तो ये सब कारण जो है, जो जिसकी वजह से दो बच्चे डिफरेंट होते हैं। तो हेरिडिटी मेजर पहला कॉज बताया गया जिसकी वजह से डिफरेंस दिखाई देता है। दूसरा एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट मतलब वातावरण, वातावरण मतलब बाह्य कारक जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस प्रभाव डालती हैं, जैसे खाना पीना, रहन सहन, अच्छा सोना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज का मिलना, अच्छा घर का मटेरियल एनवायरनमेंट, अच्छी एक्सरसाइज करना, अच्छा सोशल एनवायरनमेंट, और अच्छा इमोशनल एनवायरनमेंट। सो ये सब भी जितने अच्छे बच्चे को मिलते हैं, उतना ही बच्चे का जो मतलब डेवलपमेंट तो अच्छा होता ही है, लेकिन साथ साथ दो लोगों को ये सब चीजें सिमिलर नहीं मिलती हैं, तो जिस वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। तीसरा मैच्योरिटी। हर किसी का जो मैच्योरिटी लेवल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट एज के अकॉर्डिंगली होता है, और कोई जल्दी मैच्योर हो जाता है, कोई देर से मैच्योर होता है। सो कई लोग ज्यादा सोचते हैं, कई लोग ज्यादा परेशान रहते हैं, एंग्जाइटी होती है, तो उसकी वजह से भी उनका मैच्योरेशन लेवल अलग अलग होता है। तो ये सब पॉइंट्स, ठीक है। अगला एज आ जाता है। एज मतलब आयु। सो आयु भी, एक छोटा बच्चा उसका बिहेवियर करने का तरीका अलग होता है, एक बड़ा उसका बिहेवियर करने का तरीका अलग होता है। तो एज की वजह से भी छोटे बच्चों की शक्ल अलग लगती है, बड़े व्यक्तियों की शक्ल चेहरा अलग लगता है। तो ये भी एक डिफरेंस नजर आता है जिसकी वजह से कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते। दिया, मन, बेटा ये जो क्लास है वो YouTube पर 24 आवर्स के बाद अवेलेबल होगी और रिकॉर्ड हो रही है साथ साथ। सो अभी आप फिलहाल यहाँ पे कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। इसके आगे इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, रेस और नेशन। इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स डिफरेंस। सेक्स डिफरेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मतलब बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं कास्ट, क्लास, रेस, तो हर कोई अलग अलग कास्ट, क्लास, रेस से मतलब बिलोंग करता है, जिसकी वजह से दो लोगों में डिफरेंस पाया जाता है। जैसे इन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, अमेरिकन लड़की और भारत की लड़की, तो दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों के बिहेवियर्स में डिफरेंस होगा, दोनों के रंग रूप, चेहरा और कलर, हर चीज में डिफरेंस दिखाई देगा। फिर पॉवर्टी, इन्होंने गरीबी का कारण भी बताया है, जिसकी वजह से बच्चों को डाइट अच्छी नहीं मिल पाती, और रिच बच्चों को अच्छी डाइट, अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशनल
सब कुछ, एनवायरनमेंट भी अच्छा, सब कुछ मिल जाता है, तो जिसकी वजह से भी दो लोगों में डिफरेंस दिखाई देता है। क्रिएटिव पावर्स, 5th नंबर पे दिया हुआ है क्रिएटिव पावर्स। क्रिएटिव पावर्स का मतलब है क्रिएटिविटी, ठीक है। सो जो हमारी सृजनात्मक शक्तियां होती हैं जिसकी वजह से हम कुछ नया कर दिखाते हैं या कुछ नया कर पाते हैं, तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है बेटा जिसकी वजह से हर बच्चे की क्रिएटिव पावर्स अलग अलग होती हैं। सब बच्चों में सृजनात्मक शक्ति होती है, कुछ ना कुछ जरूर होती है, लेकिन किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा दिखाई देती है। अगला आ जाता है स्कूल एनवायरनमेंट। विद्यालय का वातावरण किस प्रकार का है, वहां पर जैसे ऑथोरिटेरियन एनवायरनमेंट मिलता है या ऑथोरिटेटिव एनवायरनमेंट मिलता है या परमिसिव एनवायरनमेंट मिलता है, तो किस तरह का एनवायरनमेंट बच्चे को मिलता है उसका भी इफेक्ट आप बच्चे के ऊपर देख सकते हैं। सो दीज आर द कॉजेज जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं और जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। कोई भी दो लोग एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं। अब इसमें अगला पार्ट आ जाता है, इसका एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या हो सकता है, शैक्षिक प्रभाव। तो अगर आप इसमें क्वेश्चन करें तो ये आप इसका एजुकेशनल इंप्लीकेशन चाहे ना भी करें, आप ये कर सकते हैं कि रोल ऑफ टीचर क्या हो सकता है। तो आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे, बेटा ये एजुकेशनल इंप्लीकेशन दिया हुआ है पेज नंबर 158 पे, 159 पे, 160 पर, ये सब आप बीच का पार्ट लीव कर दो क्योंकि ये शॉर्ट नोट की फॉर्म में आना है। तो इसके बाद आप सीधा 161 पर जो दिया हुआ है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस अपॉन द वर्क ऑफ टीचर, यानी जब एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, इतने सारे बच्चों के साथ डीलिंग करते हैं, तो वहां पर इंडिविजुअल डिफरेंस किस तरह से वर्क करता है, तो यहाँ हमें ये चीज जो है वो हम सबसे ज्यादा पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एजुकेशनल इंप्लीकेशन यहाँ देखो इसमें भी दिया हुआ है पेज नंबर 109 पर इंग्लिश मीडियम में। सो आप चाहो तो सीधा टीचर वाला पॉइंट, यहाँ इन्होंने टीचर वाला पॉइंट नहीं दिया तो इन्होंने यहीं पे इसको कवर कर दिया है, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर आए, हाउ इज द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज हेल्पफुल फॉर टीचर्स, तो हिंदी मीडियम में इन्होंने अननेसेसरी बढ़ाया हुआ है लेकिन इंग्लिश मीडियम में नहीं बढ़ाया हुआ, तो ये एक ही क्वेश्चन में इसका आंसर कवर हो जाता है पेज नंबर इंग्लिश मीडियम में 109 पर। तो ये एक ही आंसर जो है वो दोनों पार्ट्स को कवर कर रहा है, ठीक है। मतलब इसका शैक्षिक प्रभाव क्या है, हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं को शिक्षा में पढ़ना क्यों जरूरी है, और दूसरा ये अध्यापक कि ये किस प्रकार से अध्यापक के काम के ऊपर प्रभाव डालता है, तो वो चीज हमें यहाँ देखनी है। तो देखो अगर एक टीचर इंडिविजुअल डिफरेंस की स्टडी करता है, तो जैसे उन्होंने पहला पॉइंट बताया क्लासिफिकेशन, तो वर्गीकरण, पहला पॉइंट क्या बताया इसमें, क्लासिफिकेशन, या इम्पैक्ट अपॉन, हम क्या पढ़ रहे हैं, इम्पैक्ट ऑन वर्क ऑफ टीचर, अध्यापक के कार्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें पहला क्या बताया, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का क्या मतलब है कि इसके आधार पर टीचर्स जो हैं वो बच्चे को उसके इंटरेस्ट, एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, उसके बेसिस पर कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। इज इट ओके। फिर आ जाता है इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट, इंडिविजुअल अटेंशन, व्यक्तिगत ध्यान। इंडिविजुअल अटेंशन यानी व्यक्तिगत ध्यान देना। अब क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हम सब बच्चों को एक जैसा देखेंगे तो क्लास में प्रतिभाशाली बच्चे भी हैं, एवरेज वाले बच्चे भी हैं, बिलो एवरेज भी हैं, तो आप इन सब बच्चों को किस तरह से हैंडल कर पाएंगे। तो हमें एक इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत होती है, हर बच्चे पर अलग अलग तरह से ध्यान देना होता है, अलग अलग तरह से उनको कंसीडर करना होता है। बेटा इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 109 और हिंदी मीडियम में 161, 109, 161। इज इट ओके रोहित? नहीं, राधिका कुमारी, राधिका बेटा पेज नंबर मिल गया। तो इस इंडिविजुअल डिफरेंस को, क्योंकि हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर फोकस करते हैं, तो हमें हर बच्चे पर, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की आवश्यकता अलग अलग है, इसे ध्यान रखते हुए हमें सबको शिक्षा देनी होती है, तो यहाँ हमें ध्यान देना होगा। नेक्स्ट आगे आता है करिकुलम। अगला क्या आता है, करिकुलम।
सो इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर हमें करिकुलम सेट करने में भी काफी मदद मिलती है। हर बच्चे की आवश्यकता अलग होती है, हर बच्चे का करिकुलम रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो उस आधार पर हमें स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, क्या वो सब्जेक्ट्स बच्चे की कैपेबिलिटी, बच्चे के एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली होंगे, और बच्चे सभी बच्चों को अपनी अपनी ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की सहूलियत होगी, क्या वो सिलेक्ट कर पाएंगे, क्या उन्हें वो सब्जेक्ट्स मिल पाएंगे। तो ये करिकुलम सेट करने में भी हमें इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो काफी मदद करते हैं। फिर आ जाता है मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विधियां। क्योंकि आजकल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो टीचर को सब तरीकों का, सब प्रकार के तरीके जिनसे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, उन सबकी नॉलेज होनी चाहिए। आप एक ही तरह से सारे विषयों में पढ़ाकर जो है और बच्चों पर ध्यान, मतलब सभी बच्चों की रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें जो है सब बच्चों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, तो हमें उसके लिए सब बच्चों पर ध्यान देना जरूरी है। तो उसके लिए हमें मेथड्स ऑफ टीचिंग पर भी फोकस करना होगा। जरूरत के अनुसार हमें मेथड्स ऑफ टीचिंग को भी चेंज करते रहना होगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट दिए जा सके। फिर आ जाता है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। हर बच्चों में अपनी अपनी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, समायोजन की समस्याएं होती हैं। कोई बच्चे को टाइम जल्दी, मतलब जल्दी से वो एडजस्ट हो जाता है, और कई बच्चों को टाइम, मतलब देर से वो एडजस्ट होते हैं चीजों में, और उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो टीचर की क्या ड्यूटी बनती है, उनकी उन प्रॉब्लम्स को दूर करके और उनके लिए एक ऐसा एजुकेशनल वातावरण, एजुकेशनल एनवायरनमेंट तैयार करें जिससे कि उन बच्चों की भी उन एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके और उनको मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सके। अगला आ जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन द रेगुलर क्लासरूम। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या जाता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन रेगुलर क्लासरूम। एक रेगुलर क्लासरूम में जो आप बच्चे को नियमित कक्षा में जो बाल केंद्रित शिक्षा देते हैं, जिसमें कि बाल केंद्रित का मतलब क्या होता है, सबकी नीड्स को समझना, सबको इंडिविजुअली फोकस करना, सबको उसके लेवल से आगे लेकर जाना। तो यहाँ पर इस तरह के क्लासरूम में हम एवरेज बच्चों के साथ साथ प्रतिभाशाली बच्चों पर भी और बिलो एवरेज पर भी अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। फिर आ जाता है एजुकेशन इज नॉट अ लेवलिंग प्रोसेस। शिक्षा का काम सभी को समान स्तर पर लाना नहीं है। नॉट लेवलिंग एवरीवन, इट्स नॉट द ड्यूटी ऑफ एजुकेशन, नॉट मतलब नॉट लेवलिंग एवरीवन, हर एक को लेवल पर लाना, बल्कि शिक्षा का काम क्या है, हर बच्चे का एक अपना लेवल है और उस लेवल से उसे आगे लेकर जाना, ना कि सबको एक ही लेवल पर लाकर रोक देना। सो जब हम इंडिविजुअल डिफरेंस को फोकस करते हैं या स्टडी करते हैं, तो हम इस लेवलिंग को भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा प्रोवाइडिंग गाइडेंस, last point is providing guidance. Provide guidance, निर्देशन प्रदान करना, दिशा निर्देश प्रदान करना। बच्चे को बेस्ट गाइडेंस भी तभी दी जा सकती है जब आप उसके इंटरेस्ट एरियाज को जानते हैं, उसके एटीट्यूड्स को जानते हैं, उसकी कैपेबिलिटीज को जानते हैं, उसकी एबिलिटीज को जानते हैं, तो तभी बच्चों को जो है एक राइट डायरेक्शन दी जा सकती है। तो बच्चों को राइट डायरेक्शन देने के लिए, उन्हें राइट गाइडेंस देने के लिए भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्टडी करना जरूरी होता है। सो ये हो गया बेटा हमारा रोल, मतलब टीचर के काम पर ये किस तरह से इफेक्ट डालेगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है मेथड्स फॉर मेजरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मेथड्स फॉर मेजरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पेज नंबर इंग्लिश मीडियम में 111, हिंदी मीडियम में 163। पेज नंबर 163 in Hindi medium and 111 in English medium. Methods for measuring individual
डिफरेंसेस, आप कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप दो बच्चों के इस अंतर को माप सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या एरियाज हैं जिसमें दो लोगों में डिफरेंस है। तो हमने तो इसके बहुत सारे एरिया पढ़े, फिजिकल टर्म्स में भी पढ़ा, मेंटल टर्म्स में भी पढ़ा, सोशल टर्म्स में भी पढ़ा कि दो बच्चों में डिफरेंस होता है। तो जितने भी मेथड्स हम पर्सनालिटी के पढ़ते हैं, एप्टीट्यूड के पढ़ते हैं, एटीट्यूड के पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के पढ़ते हैं, वो सारे मेथड्स वो सारे जो क्वेश्चनेयर्स हम बच्चों से फिल करवाते हैं, उन सबके जरिए ही हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी मेजर कर सकते हैं। बट इन्होंने कुछ कॉमन मेथड्स बताए हैं, जैसे पहला ऑब्जर्वेशन टेक्निक। पहला क्या बताया हुआ है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? अवलोकन करना। आप एक बच्चे को देखते हैं, रोज ऑब्जर्व करते हैं, उसके बिहेवियर करने के तरीके को जानते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये बच्चा अलग अलग सिचुएशंस में कैसा बिहेवियर करता है, तो उससे आप उसे स्टडी कर सकते हैं। दिस इज द ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्व करना, अलग अलग सिचुएशंस में बच्चे किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, वो देखा जा सकता है। दूसरा आ जाता है बेटा क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर का मतलब है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि क्या होती है? हम जो भी एस्पेक्ट बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं या बच्चे के जिस भी एरिया को स्टडी करना चाहते हैं, उस एरिया से रिलेटेड हम एक पूरा क्वेश्चनेयर प्रिपेयर कर लेते हैं और उस क्वेश्चनेयर को बच्चे को फिल करने के लिए दिया जाता है और उसके उत्तरों के आधार पर, उसके दिए गए आंसर्स के बेस पर भी हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्टडी कर सकते हैं। थर्ड मेथड इज इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड क्या होता है? साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? आमने सामने किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जाने वाली बातचीत, जिसमें दो लोग कम से कम होते हैं, एक इंटरव्यू लेने वाला और दूसरा इंटरव्यू देने वाला। लेने वाले को इंटरव्यूअर कहते हैं और इंटरव्यू देने वाले को रेस्पोंडेंट या इंटरव्यूई कहते हैं। ठीक है, साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता। इट्स कॉल्ड एज फेस टू फेस रिलेशनशिप। जब दो व्यक्तियों के बीच में आमने सामने बातचीत होती है तो उसे साक्षात्कार कहते हैं। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और इंटरव्यू यानी रेस्पोंडेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरव्यू मेथड और इसी से ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंसीडर किए जाते हैं, ध्यान दिए जाते हैं। अगला आ जाता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का मतलब क्या होता है? प्रक्षेपी प्रविधियां। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं? बेसिकली प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं जिसमें ना तो आपसे पूछा जाता है और ना ही आप अपनी उस सिचुएशन को मतलब एक्सप्लेन करते हैं, बल्कि आपको कुछ अलग सिचुएशन दी जाती है। उस अलग सिचुएशन में आपको मतलब एक तरह से उस अलग सिचुएशन में जो प्रॉब्लम दी गई है, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है और आपके उस सॉल्व करने के तरीके से ये अंदाजा लगाया जाता है कि आप की सोच किस प्रकार की है। तो जब इस तरह की टेक्निक्स यूज की जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक। ठीक है, तो प्रोजेक्टिव टेक्निक में कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता, मतलब यहाँ पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पर जो है सब लोग अपने अपने जवाब देते हैं और अपनी अपनी थॉट्स, अपने अपने बिहेवियर्स को एक्सप्रेस करते हैं और उसी के आधार पर हम उनके बिहेवियर्स और थॉट्स को जान पाते हैं, उनका अंदाजा लगा पाते हैं। मतलब यहाँ डायरेक्टली उनकी लाइफ से रिलेटेड प्रश्न ना पूछकर बल्कि एक अदर सिचुएशन पर उन्हें रिएक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो ऐसा मेथड जब यूज किया जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानने के लिए, उसे हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बोलते हैं। इसमें कई तरह के मेथड्स हैं। इंक ब्लॉट मेथड है, टैट थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है, कैट चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट है, वर्ड एसोसिएशन है, सेंटेंस कंप्लीशन मेथड है। देयर आर सेवरल मेथड विच आर यूज्ड, जो इसमें यूज किए जाते हैं। अगला आ जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। मनोवैज्ञानिक विधियां जैसे आपके इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, आपके सीबीटी आपके होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज वगैरह होती हैं, कुछ और इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। सो इस तरह के जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो लेकर, ये वर्बल भी होते हैं और नॉन वर्बल भी होते हैं। वर्बल में भाषा का प्रयोग किया जाता है और नॉन वर्बल में
आपके डायग्राम्स वगैरह का यूज किया जाता है, और वह भी बच्चों को दिखाए जाते हैं और उनको फिल करने के लिए, उसके उत्तर देने के लिए कहा जाता है, और उसके आधार पर उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस या ग्रुप डिफरेंसेस को स्टडी किया जाता है। फिर रिपोर्ट ऑफ पेरेंट्स, या आप ऐसे कह सकते हो पेरेंट्स रेस्पॉन्सेस। पेरेंट्स के रेस्पॉन्स जो होते हैं, अभिभावकों के जो रेस्पॉन्स होते हैं, वह भी इसमें शामिल किए जाते हैं। अगर हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखना है या स्टडी करना है, तो हम पेरेंट्स से भी उनके बच्चों के बारे में जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। देन लास्ट वन इज रेटिंग स्केल। रेटिंग मापनी कहते हैं इसे, रेटिंग स्केल। ये ऑड पॉइंट्स पर चलता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार हम 3 पॉइंट्स का, ये 5 पॉइंट स्केल हो सकता है, 3 पॉइंट स्केल हो सकता है, 7 पॉइंट स्केल हो सकता है। अब ये होता क्या है, स्केल रेटिंग किसे बोलते हैं, ओपिनियन को बोलते हैं। जब आपको अपनी ओपिनियन को एक स्केल पर प्रदर्शित करने के लिए कहा जाए तो उसे रेटिंग स्केल कहा जाता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज मान लो आप मतलब जब आप, जैसे आपको एक पर्टिकुलर फ्रेंड के साथ बैठना पसंद है, तो आपने वहां का न्यूट्रल या बहुत ज्यादा या बिल्कुल नहीं, तो आपने यहाँ पर 3, ये 3 पॉइंट स्केल हो गया। तो आप यहाँ एक पर जहां पर भी आप क्लिक करेंगे या टिक लगाएंगे, तो उसके आधार पर मतलब कि आपको जो है, आप सोशल हैं या आपके अंदर सोशल क्वालिटी है, या आप जो है आपको अच्छा लग रहा है उनके साथ बैठना, तो ये इस तरह का जो आपका ऑप्शन चूज करेंगे, उसके आधार पर आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्टडी किया जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज रेटिंग स्केल। ठीक है, सो ये हमने एक टॉपिक पूरा कवर कर लिया, क्या था, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नाउ टॉक अबाउट सेकंड टॉपिक, दैट इज कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं बेटे संज्ञानात्मक अधिगम। आज का दूसरा शॉर्ट नोट, पहला शॉर्ट नोट हमने क्या पढ़ा, इंडिविजुअल डिफरेंस, उसके ऊपर आता है जैसे आपका मीनिंग बताओ, उसके कॉजेज बताओ, उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बताओ, रोल वर्क पर, टीचर के वर्क पर इसका क्या इफेक्ट होता है, और आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे मेजर करते हो। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो आपके उससे कंसर्न एक शॉर्ट नोट में मेक ओवर होते हैं। ऐसे ही अब कॉग्निटिव लर्निंग क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं संज्ञानात्मक अधिगम। जब हम संज्ञानात्मक अधिगम की बात करते हैं, तो एक तरह से हम संज्ञान की बात कर रहे हैं। सो संज्ञान मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव टर्म जो है, कॉग्निटिव टर्म हम सबने पढ़ी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में। सो जो कॉग्निशन वर्ड होता है, उसका मतलब क्या होता है, विच इज रिलेटेड टू मेंटल एस्पेक्ट, है ना, जो मानसिक पहलू से संबंधित है। तो इसमें जब हम बात करते हैं, तो इसमें क्या इंक्लूड हो सकता है, तो मेंटल एक्टिविटीज में क्या आएगा, इट इंक्लूड्स मेंटल प्रोसेसिंग ना, इसमें क्या इंक्लूड होता है, मेंटल प्रोसेसिंग। अब मेंटल प्रोसेसिंग में क्या इंक्लूड हो सकता है, सेंसेशन, परसेप्शन, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, और इसके अलावा मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग पावर, ये सब चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। जैसे हिंदी में क्या कह सकते हैं, मानसिक पहलू से संबंधित या मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित। इसमें सम्मिलित है संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, तर्कणा, समस्या समाधान की योग्यता, स्मृति और बौद्ध शक्ति। सो ये सब क्या होते हैं, जैसे आप चीजों को आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तो सेंसेशन करते हैं, और फिर परसीविंग, उनका एक मीनिंग ड्रॉ आउट करते हैं। इस तरह से थिंकिंग, आपके माइंड में अलग अलग तरह की थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इंडक्टिव, डिडक्टिव लॉजिक्स होते हैं, रीजनिंग में आते हैं लॉजिक्स आपके, जैसे आपको एक पहलू पता है, दूसरे पे जाना है,
तो उसके लिए आप रीजन करते हैं, दूसरों के साथ तर्क वितर्क करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आ जाती हैं। आपके सामने कोई भी सिचुएशन होती है, आप कैसे मेंटली उसके बारे में सोचते हैं, उसका सामना करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो जाएगी। फिर मेमोरी, आपकी स्मृति क्षमता, कितनी देर तक आप किसी चीज को याद रख पाते हैं या कितना जल्दी भूल जाते हैं, और अंडरस्टैंडिंग पावर, आपकी चीजों को समझने की योग्यता। सो ये सब हमारे मेंटल प्रोसेसिंग में आते हैं। और कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है? कॉग्निटिव लर्निंग का मतलब होता है जहां पर आप इन सब कामों को कितना अच्छे से कर पाते हैं, सो वही कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग में बच्चे की कितना अच्छे से बच्चा चीजों को समझ पाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर क्या है, कितना अच्छे से उसकी मेमोरी काम करती है कि कितना देर तक वो चीजों को सीख पाता है, कितनी उसकी रीजनिंग पावर अच्छी है, वो चीजों के बारे में रीजन कर पाता है, और कितना उसकी इंटेलिजेंस डेवलप्ड है कि वो सेंस परसीविंग ये सब चीजें वो अच्छे से कर पाता है। तो इन सब शक्तियों का विकास करना ही कॉग्निटिव लर्निंग में कवर अप होता है। कॉग्निटिव लर्निंग का क्या मीनिंग हो गया? कॉग्निटिव लर्निंग मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी पावर, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इन सब शक्तियों का विकास करना ही संज्ञानात्मक अधिगम में कवर अप होता है। अब नाउ इसके साथ जो सेकंड पार्ट कवर होते हैं वो क्या आ जाएगा? क्या आपको समझ आ गया बेटा? हिंदी में मैंने बताया बेटा, हिंदी में क्या है? मानसिक पहलू से संबंधित संज्ञान। इसे हिंदी में क्या लिखोगे? संज्ञान। ठीक है, मानसिक पहलू से संबंधित, मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित। इसमें सम्मिलित है संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, और रीजनिंग को क्या बोलेंगे? तर्कणा, प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या बोलेंगे? समस्या समाधान की योग्यता, मेमोरी को बोलेंगे स्मृति, और अंडरस्टैंडिंग पावर को बोलेंगे बोध शक्ति। तो इन सब चीजों का विकास करना, ज्ञानात्मक सीखने का क्या अर्थ होता है? बालक के समझने की शक्ति का विकास, स्मृति का विकास, तर्क शक्ति का विकास और बुद्धि का विकास। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ज्ञानात्मक सीखना बोलते हैं। सो आई होप सो इतना समझ आया। आगे हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉग्निटिव लर्निंग। संज्ञानात्मक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, संज्ञानात्मक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी हम किसी भी चीज को समझ पाएंगे कि नहीं, हम किसी भी चीज पर रीजनिंग कर पाएंगे कि नहीं, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो इसका पहला फैक्टर आ जाता है मैच्योरेशन, यानी परिपक्वता। मैच्योरेशन मतलब परिपक्वता, पहला फैक्टर है। सो जब छोटे बच्चे होते हैं, कम मैच्योर होते हैं, वो आसान चीजों को सीख पाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अंदर मेंटल मैच्योरिटी आती है, उतना ही ज्यादा हम कठिन चीजों को भी समझना शुरू कर देते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है बेटा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, यानी कि सीखने के अवसर। सो आपको जितने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती हैं, जितने ज्यादा सीखने के अवसर अच्छे मिलते हैं, उतना ही आप चीजों को अच्छे से सीख पाते हैं, आप में खोज की प्रवृत्ति विकसित होती है, आप उतने ज्यादा सीरियस होते हैं, उतना ज्यादा चीजों को इवेल्युएट कर पाते हैं। अगला आ जाता है इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन कॉग्निटिव लर्निंग, ज्ञानात्मक सीखने पर वातावरण का प्रभाव, यानी पर्यावरण का प्रभाव। पर्यावरण दो तरह का होता है, अनुकूल और प्रतिकूल, यानी फेवरेबल और अनफेवरेबल। अगर एनवायरमेंट फेवरेबल होगा, आप सब पेरेंट्स भी, हर कोई फैमिली मेंबर, हर कोई टीचर्स, स्कूल, जहां वो प्लेग्राउंड में जा रहा है, इवन वहां भी अगर बच्चे को पॉजिटिव एनवायरमेंट मिलता है तो उससे उसका मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है, और अगर उसको नेगेटिव एनवायरमेंट मिलता है तो कमियां रह जाती हैं। फिर सेंस ऑर्गन्स, जैसे हमने भी पढ़ा सेंसेशन और परसेप्शन। सो सेंस ऑर्गन्स अगर ठीक होंगे तो हम कहते हैं कि सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, इंद्रियां ज्ञान का द्वार होती हैं। अगर इंद्रियां सही प्रकार से सूचनाएं एकत्र कर पाती हैं तो उनकी परसीविंग भी माइंड ब्रेन अच्छे से कर पाता है। लेकिन जिनके पास डिफेक्टिव सेंसेस होते हैं, जैसे कम दिखाई देना या ना दिखाई देना, कम सुनाई देना या ना सुनाई देना, इस तरह से जिनके सेंसेस में कुछ भी डिफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से इन बालकों में परसीविंग भी डिफेक्टिव होती है, तो जिसकी वजह से भी ये कॉग्निटिव लर्निंग उतनी अच्छी नहीं कर पाती हैं। फिर आ जाता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, बौद्धिक क्षमताएं।
किसी बच्चे की बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, जो जल्दी अपने सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं, और कई बच्चों में बौद्धिक क्षमताएं उतनी अच्छी नहीं होती हैं, तो वे उतना अच्छे से अपने सराउंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर पाते हैं। फिर रीजनिंग मतलब तर्क वितर्क करना। मैंने आपको बताया रीजनिंग का क्या मतलब होता है, जैसे एक रस्सी के दो छोर है और एक से दूसरे पर जाना या दूसरे से पहले पर जाना। जैसे अगर हम बात करते हैं इंडक्टिव लॉजिक की, तो हम बात करते हैं नोन से अननोन की तरफ जाना, और जब हम बात करते हैं डिडक्टिव लॉजिक की, तो हम बात करते हैं अननोन से नोन की तरफ जाना। सो ये जो लॉजिक्स हमारे अंदर डेवलप होते हैं, यह भी कॉग्निटिव लर्निंग को इफेक्ट कर डालते हैं, ठीक है। फिर थिंकिंग, हमारी जो थिंकिंग होती है, हमारे जो सोच विचार होते हैं, हमारा जो चीजों को के लिए सोचने का नजरिया है, क्या किस तरह की कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, किस तरह की इमेजिंग हमारे मन में चल रही है, सो वह भी हमारी कॉग्निटिव लर्निंग के ऊपर प्रभाव डालती है, ठीक है। और फिर हेरिडिटी इन्होंने बताया। सो हेरिडिटी क्या होता है, वंशानुक्रम होता है। सो वंशानुक्रम भी एक कारक हो जाता है। पेरेंट्स, कई बार अच्छे पेरेंट्स, इंटेलिजेंट पेरेंट्स होते हैं, तो बच्चे भी उनके उसी तरह के अच्छी बुद्धि वाले और इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हेरिडिटी का इफेक्ट भी कई बार देखा जा सकता है। जैसे इंटेलिजेंस बाय बर्थ होती है, उसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, सिर्फ उसकी कैपेबिलिटीज का डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो यह भी प्रभाव आप कॉग्निटिव लर्निंग पर देख सकते हैं। सो ये हो गया आज का सेकंड टॉपिक, कॉग्निटिव लर्निंग। सो आई होप सो यहां तक समझ में आ गया। और अब आ जाते हैं थर्ड टॉपिक पर। थर्ड वन इज क्रिएटिविटी। जो थर्ड टॉपिक हम करेंगे वो क्या करेंगे बेटा, क्रिएटिविटी वाला। ये जो थर्ड टॉपिक क्रिएटिविटी वाला हम करेंगे, सो क्रिएटिविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता। क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता। ये क्रिएटिविटी आपका देखो इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 115 कॉन्टिन्यूटी पे ही चल रहा है, और हिंदी मीडियम में भी पेज नंबर 166 पर चल रहा है। सो क्रिएटिविटी जो है ना, वो लैटिन भाषा के शब्द क्रियोज से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, टू क्रिएट। टू क्रिएट मतलब कुछ बनाना, किसी चीज का उत्पादन करना। तो जब हम बात करते हैं, जब हम दो तरह की क्रिएटिविटी हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, एक वो जो चिंतन के रूप में है, और एक वो जो किसी नई वस्तु का निर्माण करने के रूप में है। सो चिंतन के रूप में जो क्रिएटिविटी होती है, उसे हम न्यू थॉट का नाम दे देते हैं। जब आपका जो विचार, आपका जो थॉट, आपकी जो थिंकिंग है, वो बिल्कुल नई नॉवल आइडिया है, वो एक नया आइडिया है, जैसा पहले कभी किसी ने नहीं सोचा, तो वो क्रिएटिव थिंकिंग होगी। और ऐसे ही अगर आपने कोई ऐसी वस्तु का निर्माण किया है, कोई ऐसी नई चीज बनाई है जिसके बारे में पहले कभी किसी ने नहीं सोचा, या आपने कोई पुरानी वस्तु में ही कोई अमेंडमेंट करके, कोई चेंज करके, संशोधन करके और उसको एक नया रूप दिया है, तो भी हम कहेंगे कि ये क्रिएटिविटी है। हर बच्चे में क्रिएटिविटी होती है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, लेकिन क्रिएटिविटी का इंटेलिजेंस के साथ बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है वो इंटेलिजेंस के साथ कनेक्टेड होती है, एक तरह की थिंकिंग। लेकिन जो लोग ट्रैक से हटकर सोच पाते हैं, जिनके पास डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, यानी अपसारी चिंतन होता है, उनके पास क्रिएटिविटी होती है, यानी क्रिएटिव थिंकिंग होती है, ठीक है। सो क्रिएटिविटी की एक डेफिनेशन करेंगे, आप किसी की भी कर लेना, मैं एक आपको पढ़ के बता रही हूँ। ड्रेफ्ट की मैं पढ़ रही हूँ। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह कोई नवीन रचना करता है या नवीन विचार प्रस्तुत करता है। सो क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय विच ही क्रिएट समथिंग न्यू एंड प्रेजेंट नॉवल आइडियाज। या तो वो कुछ ऐसा नया बना देता है, किसी के सामने रख देता है बनाकर, और या फिर वो कुछ नया विचार किसी के आगे प्रस्तुत कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, क्रिएटिव पावर्स, ठीक है। सो एबिलिटी, जिसकी वजह से आप कोई ऐसी नई थॉट दूसरे के आगे प्रेजेंट करते हैं जिसके बारे में पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था, और या क्रिएटिव कोई ऐसी चीज बनाकर रखते हैं जो वस्तु भी पहले कभी किसी ने निर्माण नहीं किया था। तो दिस इज कॉल्ड एज क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिविटी की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी। जैसे सबसे पहली विशेषता क्या होती है, एक तो पहली बात, क्रिएटिविटी मीन्स क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है,
सृजनशील चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, कुछ अलग तरीके से सोचना। फिर क्रिएटिविटी एक प्रोसेस है जो एक दिन में नहीं आता, बेसिकली इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और ये क्वालिटी है, पर्सन की क्वालिटी है जो उसको यूनिक बना देती है, औरों से अलग बना देती है। और इट इज कंसर्न विद न्यू आइडियाज। क्रिएटिविटी किससे कंसर्न होती है? नए विचारों से संबंधित होती है, न्यू आइडियाज से रिलेटेड होती है। और सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है, इट इज यूनिवर्सल, हर किसी में पाई जाती है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। फिर इसमें प्रशिक्षण और शिक्षा द्वारा इसे विकसित किया जा सकता है। इट कैन बी डेवलप्ड थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जितना ज्यादा बच्चे को पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, जितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी, जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उतना अच्छा उसमें क्रिएटिविटी को डेवलप किया जा सकता है, और इसमें किसी नई वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है, किया जाता है। सो इट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू प्रोडक्ट। और इसमें जो चिंतन होता है वह भी मौलिक होता है, इसमें जो थिंकिंग होती है वह भी ओरिजिनल होती है। सो आई होप सो इतना आपको समझ आ गया कि क्रिएटिविटी का क्या अर्थ होता है और क्रिएटिविटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे बेटा प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी अगली क्लास में करेंगे। आई होप सो आज की क्लास समझ आई। सो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी आपका इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 121 पे दिया हुआ है, और हिंदी मीडियम में पेज नंबर 168 पर दिया हुआ है। क्रिएटिविटी टॉपिक का पेज नंबर बेटा हिंदी मीडियम में 166 है, वहां से क्रिएटिविटी स्टार्ट हो जाता है। और इंग्लिश मीडियम में भी बताऊं पेज नंबर क्रिएटिविटी का, यस पेज नंबर 115, ठीक है, 115 से क्रिएटिविटी का पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। सो आई होप सो आज हमने 3 टॉपिक्स पर सबसे अच्छे से बात करी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कॉग्निटिव लर्निंग और क्रिएटिविटी। सो ये तीनों पर आपको शॉर्ट नोट आते हैं, आपने शॉर्ट नोट की फॉर्म में इसे तैयार करना है, ठीक है। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।